हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का शानदार नीव बैच में और फिजिक्स वाला। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मैं आप लोगों को हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। अब इस आज लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन है जो आपको मैं देना चाहता हूं, और वो ये रिगार्डिंग दी टेलीग्राम डाउट ग्रुप। तो आप लोग हमसे टेलीग्राम पे डाउट पूछ सकते हैं जो भी लेक्चर्स यहां पढ़ाए जाएंगे। तो उसका क्या तरीका है? उसका तरीका यह है कि आपको अपने मोबाइल में टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, गूगल प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, राइट। और फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन पे जाइए जो फिजिक्स वाला का है, वहां पर आपको पीडीएफ अपलोडेड मिलेगा, वहां पर लिंक्स लगी होंगी इन टेलीग्राम ग्रुप्स की। आप जिस भी लिंक पे क्लिक करेंगे आप उस ग्रुप का हिस्सा मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर एसएसटी का मेंबर बनना है, डाउट ग्रुप में आपको शामिल होना है, तो वहां पर एसएसटी का आपको लिंक लगा होगा, उस एसएसटी के लिंक पे क्लिक करिएगा। यू विल बी ऑटोमेटिकली डायरेक्टेड टू दी टेलीग्राम ग्रुप ऑफ डाउट सॉल्विंग ग्रुप ऑफ एसएसटी। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर है? तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग खुश होंगे, आप लोग सेहतमंद होंगे और घर पे होंगे, अपनी पूरी अपनी हेल्थ को ध्यान में रख रहे होंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा। पार्ट 1 है इसका ये, जिसमें मैं आपके साथ आज फ्रेंच की सोसाइटी क्या थी वो डिस्कस करूंगा, और किस तरीके से ये जो हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये रिवॉल्यूशन क्या होता है, और ये रिवॉल्यूशन अगर कुछ क्या जो भी चीज है, ये किस तरह से ये शुरुआत होती है फ्रांस में, ठीक है। तो शुरू करने से पहले बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर की, लेक्चर नंबर 1, जिसमें मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा व्हाट इज ऑल अबाउट दी फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। मैं बनाऊंगा यहां पर आपके लिए फ्लो चार्ट आप कोशिश करिए मेरे साथ बनाते चलिए। इट विल बी इजियर फॉर यू कि आप मेरे नोट्स को समझ लेंगे, और उन फ्लो चार्ट की मदद से आपको सारी हिस्ट्री, जितना आप हिस्ट्री से डरते हैं कि हिस्ट्री जितनी सब्जेक्टिव होती है, सर याद नहीं होती, सुबह रात में याद करो सुबह भूल जाते हैं, ये कैसे होगा? तो उसके लिए मेरे पास एक रामबाण है, और वो रामबाण है फ्लो चार्ट्स। सारी हिस्ट्री, जितनी हिस्ट्री आपको यहां सब्जेक्टिव लग रही है, मैं आपको हिस्ट्री उतनी ही ऑब्जेक्टिव कर दूंगा, जैसे कि आपको लगेगा ये तो कोई साइंस का सब्जेक्ट हो गया या मैथ्स हो गया, जहां पर पॉइंट्स में आपको चीजें पता होंगी, सिर्फ पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को आप अपने आप लिख लेंगे, उन बिंदुओं को अपने आप एक्सपैंड कर लीजिएगा, आपका आंसर तैयार है। ठीक बात है? तो एमसीक्यू के लिए आंसर तैयार हो जाएंगे पॉइंट वाइज, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और जब वही सारे पॉइंट्स को आप मिला मिला के लिख दोगे बेटा, तो वो एक लॉन्ग आंसर बन गया। मान लीजिए किसी एक चीज में मैंने आपको 4 पॉइंट्स दिए, अब अगर आपसे कोई एमसीक्यू पूछ रहा है तो हो सकता है किसी एक पॉइंट पे पूछ ले, तो आपका एमसीक्यू तैयार हो गया। और आपसे अगर लॉन्ग आंसर पूछेगा तो लॉन्ग आंसर में उन चारों पॉइंट्स को मिला देना, वो आप लोगों के लिए लॉन्ग आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? शुरू करें? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी डिले के। अब सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले यहां पर मैं आपको ये नक्शा दिखा रहा हूं, ये यूरोप का मैप है। इस यूरोप के मैप में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। तो देख लेते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांस का रेवोल्यूशन, ठीक है ना। फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ होगा। ये रेवोल्यूशन क्या है सर, आप बार बार बोले जा रहे हैं, अभी बताता हूं, लेकिन पहले एक बार मैप देख लो कि मैं फ्रांस कहां लोकेट कर रहा हूं। ये मैप आपको दिख रहा है यूरोप का। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पर्पल कलर का, हो सकता हो आपके स्क्रीन पे अगर साफ नहीं आ रहा है तो आपको पीडीएफ मिलेगा, इसका नोट्स मिले होंगे, वहां आप देख लेंगे। ये जो आप कंट्री देख रहे हैं, ये है हमारा कंट्री फ्रांस। सारी कहानी हम लोग जो है इस देश की पढ़ने वाले हैं कि इस देश में क्या हो रहा था। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की कहानी जानते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे हम लोग क्लास 10th में आएंगे, जब भारत को आजादी कैसे मिली, वैसे ही हम लोग कुछ फ्रांस की कहानी यहां पर डिस्कस करेंगे। फ्रांस में हुआ रेवोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये फ्रांस है, इसके नीचे देखिए, आपने देखा है स्पेन है, ये पुर्तगाल है। यहां पर आपको ये जो कंट्रीज दिख रहे हैं, ये देखिए नेपल्स, सिसिली, ठीक है, पैपल स्टेट्स, टस्कनी, दीज आर ऑल दी स्टेट्स ऑफ इटली। ये इटली के स्टेट्स हैं यहां, ठीक है। ये देखिए यहां पर आपको हंगरी दिख रहा है, ये आपको रशियन एम्पायर दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से आपको देखिए, ये है ग्रेट ब्रिटेन, अंग्रेजों का जहां पर रहते थे,
ठीक है, तो ये कुछ ऐसे यहां पर आपको एरियाज दिख रहे हैं। और भी देखिए तो प्रशिया दिख रहा है आपको, प्रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा ये आपको दिख रहा है ऑस्ट्रिया, मैं आपको ऑस्ट्रिया लोकेट कर रहा हूं। मैं क्यों इन कंट्रीज को लोकेट करवा रहा हूं, क्योंकि ये कंट्रीज का जिक्र अभी इन लेक्चर्स में आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोकेशन देखिए, ये फ्रांस है, ये ऑस्ट्रिया है। मैं क्यों आपको ऑस्ट्रिया दिखा रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे आज इस लेक्चर में आपको बताऊंगा, आज के लेक्चर में नहीं तो सेकंड लेक्चर में आएगा कि फ्रांस ने ऑस्ट्रिया पे हमला किया था। ठीक है, तो ये कुछ कहानी क्या क्या है, इन सब कहानी को थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, अब फ्रांस को थोड़ा सा मैं जूम करता हूं, एक स्लाइड आपके लिए और लेके आया हूं ताकि आपको फ्रांस समझ में आ जाए कि अच्छे से। देखिए, ये है पूरा फ्रांस, ये आपको फ्रांस कंट्री दिख रहा है, ये फ्रांस लिखा हुआ है, तो जितना भी ब्राउन वाला एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ फ्रांस। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले यहां देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ये रेवोल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं कि रेवोल्यूशन क्या होता है। देखिए, जब भी कुछ लोग छोटे से समय के अंदर कुछ फोर्स का इस्तेमाल करके अगर किसी पॉलिटिकल सिनारियो को चेंज करने की कोशिश करते हैं या किसी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम लोग रेवोल्यूशन कहते हैं। क्या बोला मैंने? रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मतलब जब कुछ लोग मिलकर एक छोटे से समय के अंदर जब किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल सिनारियो को बदलने की कोशिश करते हैं विद सम फोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं रेवोल्यूशन। ठीक है ना, मतलब यहां क्या हुआ था, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, बेसिकली इट इज अ स्टोरी वेयर यू विल सी कि पहले यहां पर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, यहां पहले थी मोनार्की और बाद में कैसा हो गया, ये हो गया रिपब्लिक। तो सर ये मोनार्की और रिपब्लिक ये क्या चीज है, इसको आप सिविक्स में ऑलरेडी पढ़ोगे, लेकिन मैं आपको फिर ही बता देता हूं। ये कहानी जो है आप जो पढ़ोगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, इट इज अ जर्नी फ्रॉम मोनार्की टू द पीरियड ऑफ रिपब्लिक। किस तरह से फ्रांस जो है वो रिपब्लिक हो गया। तो यहां पर मोनार्की का मतलब क्या है, मोनार्की का मतलब हो गया कि जो उस वक्त फ्रांस था वो किसी एक आदमी के अंडर में था, मोनार्क जिसको बोलते थे, जिसको हम लोग कहते थे राजा। तो यहां पर क्या बोलते थे, मोनार्की, यानी सारा जो देश है वो एक आदमी उसको रूल कर रहा है। तो मोनार्की बेसिकली एक गवर्नमेंट होती है जहां पर ऑल पावर्स जो होती हैं, ऑल पावर्स वेस्टेड इन वन हैंड, वेस्टेड इन वन पर्सन, जहां सारी पावर जो होती हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में होती है, मोनार्क। इसी को हम लोग बोलते हैं राजा। ठीक है, यही हम लोगों के लिए पहले भाषा में क्या होता था, राजा होता था। ठीक है, तो पहले फ्रांस में मोनार्की थी, यानी राजा महाराजा का टाइम हुआ करता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहां पर लोगों ने कोशिश करी और लोगों ने कुछ फोर्स की मदद से कुछ यहां पर उन्होंने ऑपोजिशन किया, बहुत सारे प्रोटेस्ट किए और उन्होंने इस पॉलिटिकल सिनारियो को जो फ्रांस में चलता था उसको चेंज कर दिया रिपब्लिक में। यानी रिपब्लिक में यहां पर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का हेड होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट, ये जो हेड होता है ये हमेशा इलेक्टेड होता है। समझिएगा बात को, यानी रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा वो इलेक्टेड होता है, लेकिन मोनार्की में यहां जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, वो नॉमिनेटेड होता है। समझ में आई बात ये, यानी उसको अपॉइंट करते हैं, कोई इलेक्शन नहीं होता है, कोई चुनाव नहीं होता है। जैसे आज प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है, मोनार्की में ऐसा चुनाव नहीं है। ठीक है ना, इस मोनार्की में मतलब अगर मान लीजिए अगर मैं मोनार्क था तो हो सकता हो मेरे बाद मेरा बेटा मोनार्क बन जाए, उसके बाद उसका बेटा मोनार्क बनता चला जाए, तो नॉमिनेशन होता चला जाएगा, सारी पावर्स मेरे हाथ में रहेंगी। अगर मैं मोनार्क हूं, पूरा देश मैं चलाऊंगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं रिपब्लिक हूं तो मतलब क्या है, मेरा इलेक्शन हुआ होगा, लोगों ने मुझे वोट किया है, चुनाव में खड़ा किया, मुझे वोट किया, मैं जीता। अब मेरे पीछे एक मंत्रिमंडल भी है, कैबिनेट है, जो मेरे मिनिस्टर जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड हिज एंटायर कैबिनेट वो रिफर करता है कि रिपब्लिक। हेड ऑफ द गवर्नमेंट क्या है हमारा, कौन है इंडिया में, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट और वो इलेक्टेड भी होता है, इसलिए इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। तो ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी है, इट इज बेसिकली अ स्टोरी, यू विल सी कि किस तरीके से फ्रांस जो है एक मोनार्की से रिपब्लिक में कन्वर्ट हो जाता है। इज दिस पॉइंट क्लियर?
ये कहानी समझ में आ गई आपको कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है। और यहां पूरी कहानी, एक पूरा क्रक्स एक तरीके से आपको मैंने बताया। ये पूरा रिवॉल्यूशन आप जो देखोगे ना वो यही होगा। आप मूवी देखने जाते हो सिनेमा हॉल में, यू सिट डाउन एंड यू वॉच द मूवी, और पूरी मूवी आपको याद हो जाती है। आप बाहर निकल के आओगे, सारी मूवी बता दोगे, भैया ऐसा हुआ वैसा हुआ था। फिर उसके बाद हीरो जाता है, मार देता है उसके पापा को, ये कर देता है वो कर देता है, लड़की को भगा लेता है, ये सब कहानी याद हो जाएगी। तो भैया मैं भी तो आपको एक कहानी याद दिखा रहा हूं, मैं भी तो एक मूवी दिखा रहा हूं। पेन कॉपी निकाल के बैठ जाओ और मेरे साथ समझो, मुझे ध्यान से सुनो, एक एक वर्ड को सुनना। और कभी भी कहीं डाउट आए तो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर आप इमीडिएटली मुझसे सवाल पूछना, ठीक है? समझ में आ गया? यहां तक कहानी क्लियर है? तो जैसे आप सिनेमा हॉल की पिक्चर देखते हो, मान लो अपने फोन में आप एक मूवी देख रहे हो, मैं भी तो कहानी सुना रहा हूं। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पर मैं जो बात कर रहा हूं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी को आई विल टीच यू दिस चैप्टर इन 2 पार्ट्स। 2 भागों में मैं इस चैप्टर को डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? बेटा डायग्राम बना लेना, किताबों में आपको इस तरह से समझ में आसान नहीं होगा, इससे आसान हिस्ट्री में आपको कर दूंगा, इतनी ऑब्जेक्टिव कर दूंगा कि आपके पूरे टिप्स पे आ जाएगी हिस्ट्री, ठीक है? तो देखिए, फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट प्री 14th जुलाई 1789। एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जो 14 जुलाई 1789 के पहले की होगी, ठीक है? और एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगा पोस्ट 14th जुलाई 1789। अब वो कहानी, वो वाली कहानी मत समझ जाना, यलगार सॉन्ग वाली एक कहानी है जो सबको सुनानी है, वो सब नहीं है, ठीक है ना? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी को मैं आपको आसान करने के लिए 2 पार्ट्स में पढ़ाने वाला हूं। एक तो है 14 जुलाई 1789 के पहले का सीन क्या चल रहा था, और एक 14 जुलाई 1789 के बाद का चल रहा था। तो आप पूछोगे सर ये 14 जुलाई 1789 को क्यों, ये डेट इतनी ऐतिहासिक क्यों है, ये क्या चीज है जो आप 14 जुलाई ही रख रहे हो? वाई नॉट 15 जुलाई, वाई नॉट 17 जुलाई? मेरा बर्थडे क्यों नहीं रख लिया डेट? कुछ भी रख लेते, अपना बर्थडे रखा नहीं। ये 14 जुलाई 1789 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है? तो इस डेट का इंपॉर्टेंस क्या है, इस डेट की हिस्टोरिक चीज क्या है, वो मैं आपको यहां पर बताऊंगा। आज के लेक्चर में हम लोग ये चीज देखेंगे। तो जब मैं आपको ये प्री 14 जुलाई 1789 का पीरियड पढ़ाऊंगा, सो आई विल टेल यू व्हाट वेयर द इंसिडेंट्स, ऐसे क्या इंसिडेंट्स थे, व्हाट वेयर द इवेंट्स, ऐसे क्या इवेंट्स थे जो इस डेट से पहले हो रहे थे, ठीक है ना? 14 जुलाई 1789 से पहले ऐसी क्या घटनाएं थी जो घट रही थी, ऐसी क्या क्या हादसे थे, ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो हो रहे थे, ठीक है? और फिर उसके बाद आई विल टेल यू आफ्टर 14 जुलाई व्हाट वेयर द चेंजेस, व्हाट वेयर द चेंजेस दैट फ्रांस वेंट थ्रू। आई होप ये आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दोबारा इसको लिख देता हूं, ठीक है? ठीक है, चलिए दोबारा देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं, क्लैरिटी आनी चाहिए बस दिखने में। तो 14 जुलाई हम डेट चूज कर रहे हैं, हम वी विल सी कि व्हाट वेयर द चेंजेस, व्हाट वेयर द चेंजेस which France went through from the period of pre 14 July 1789 to the period of post 14 July 1789। क्या चीज यहां पर चेंजेस हुए, तो इसमें तो मैंने आपको बता दिया ये चीज। और जब मैं आपको पोस्ट 14 जुलाई 1789 पढ़ाऊंगा, सो बेसिकली बेटा आई विल टेल यू 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स। प्लीज मेक दिस डायग्राम। नंबर 1 आई विल टेल यू, सी 14 जुलाई 1789 तक बहुत बड़े हादसे हो रहे थे, दुर्घटनाएं हो रही थी, फ्रांस में एकदम उथल पुथल का माहौल था, बहुत बुरी कंडीशन थी फ्रांस की उस वक्त। और जैसे ही 14 जुलाई 1789 हुआ, उसके आप देखोगे विद इन 2 years, दैट इज इन द ईयर 1791, यू विल सी कि फ्रांस ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया था। फ्रांस गेटिंग इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? अब क्या रीजन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आई विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी सिर्फ नोट कर लो, डोंट वरी, आई एम जस्ट गिविंग यू अ जिस्ट ऑफ द चैप्टर कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बाद जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है 1791 में, तो उसके बाद आप देखोगे किस तरीके से फ्रांस, पहले ये मोनार्की था, यहां पर
पहले फ्रांस में मोनार्की था और किस तरह से फ्रांस जो है वो चेंज हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। ठीक है, समझ में आ गया? ये चीज हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से ये चेंजेस आते हैं, कैसे पहले फ्रांस में मोनार्की थी उसके बाद वो चेंज हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में। ठीक है, सी पॉइंट, सी, पहले यहां पर फ्रांस में था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, और किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चेंज हो जाती है इन रिपब्लिक। किस तरीके से यू विल सी कि फ्रांस में यहां पर इलेक्शंस होने लगते हैं। भाई यही तो कहानी हम पढ़ रहे हैं, मैंने आपको क्या बताया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज अ स्टोरी, किस तरीके से मोनार्की से चीजें चेंज हो जाती हैं रिपब्लिक में, तो वही मैं आपको बता रहा हूं। आप देखोगे 1791 फ्रांस का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और उसके बाद मोनार्की खत्म हो जाती है। किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। आप कहोगे सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या है, आई विल टेल यू, आप यहां सिर्फ नोट कर लो। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से किस तरह से रिपब्लिक बन जाता है फ्रांस, और फिर उसके बाद पॉइंट नंबर डी आई विल डिस्कस विद यू इज द रोल ऑफ वुमेन। रोल ऑफ वुमेन क्या था इस रिवॉल्यूशन में, वो भी मैं आपके साथ यहां डिस्कस करूंगा। और फिर उसके बाद दिस चैप्टर, ये चैप्टर एंड हो जाता है विद नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आपके क्लास 10th में ज्यादा डिटेलिंग है, यहां पर सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही होगा। क्लियर हो गया? इस डायग्राम को, इस फ्लो चार्ट को बना लीजिए, कहानी मेरे साथ चलती रहनी चाहिए आपके दिमाग में। पिक्चर ही दिखा रहा हूं आपको, मान लेना कोई हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, बस कहानी जो आप देखते थे वो अब सुन रहे हो। तो बस एक कहानी है जो सबको सुनानी है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी है जो मुझे नीव बैच को सुनानी है। ठीक है ना? तो चलो इसको नोट कर लो अच्छे से, आगे बढ़े। तो चलो शुरुआत करते हैं हम लोग प्री 14 जुलाई, प्री ये पीरियड है, ये वाला जो पीरियड है 14 जुलाई 1789 से पहले क्या हो रहा था। अब जरा कहानी सुनिएगा। देखिए प्री 14 जुलाई 1789, यहां पर यह डेट इतनी ऐतिहासिक क्यों है, इसको समझने के लिए मैं आपको यहां पर कुछ चीज बताना चाहता हूं। देखिए दिन था 14 जुलाई 1789 का, दिन था 14 जुलाई 1789 का। इस दिन क्या हुआ था कि कुछ 7000 पीपल, 7000 लोग, ये सारे लोग जो है ये गैदर हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे किंग के पैलेस के बाहर। किंग के पैलेस के बाहर ये लोग इकट्ठा हो गए थे और ये 7000 जो लोग थे दे वेर बेसिकली प्रोटेस्टिंग, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे वेर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द किंग। राजा के घर के बाहर, जरा इमेजिन करिए सिचुएशन जो मैं कराना चाह रहा हूं। 14 जुलाई 1789 का दिन था। इस दिन 7000 लोग वो राजा के महल के बाहर खड़े हैं और वो राजा की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो राजा के किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। एंड दे आर कंटिन्यूअसली प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द किंग। जब किंग इनकी बात नहीं मानता है तो इनमें से कुछ 7000 लोगों में से यू विल सी, इनमें से कुछ लोग जाते हैं और एक फोर्ट कम प्रिजन होता है, यानी वो किला होता है, उसको एक प्रिजन में यानी जेल में भी कन्वर्ट करा गया होता है, यानी वो किला भी होता है और वो प्रिजन भी होता है। तो एक फोर्ट कम प्रिजन था, उसका नाम था बसाइल। पहले लिख रहा हूं मैं, एक फोर्ट कम प्रिजन, ऐसे लिखते हैं ना, फोर्ट कम प्रिजन। तो एक फोर्ट कम प्रिजन था जिसका नाम था बेसाइल, स्पेलिंग देखिएगा। ठीक है, तो कुछ लोग जाते हैं और इस पर्टिकुलर फोर्ट कम प्रिजन बेसाइल को तोड़ देते हैं। जब ये 7000 लोग गए, इनमें से कुछ लोग गए और बेसाइल के किले को, यहां पर प्रिजन को तोड़ दिया, तो जितने कैदी थे वो सब रिहा हो जाते हैं और ये लोग फिर घुसते हैं इस किले के अंदर और जितनी भी यहां पर आर्म्स एंड एम्यूनिशन होते हैं, यानी हथियार, गोला बारूद जो भी होता है, उसको उठा लेते हैं और फिर ये निकलते हैं महल के बाहर, इस किले के बाहर, प्रिजन के बाहर। और जब ऐसा होता है तो यहां पर जो राजा होता है वो ऑर्डर कर देता है अपनी आर्मी को यहां पर वो ऑर्डर कर देता है कि एंटर इन द सिटी, एंटर इनटू द टाउन, शहर के अंदर घुसो, एंड किल दीज पीपल, किल दीज पीपल। कौन से दीज पीपल?
ये कौन से दीज पीपल की बात हो रही है? यही वाले दीज पीपल जिन्होंने यहां पर ये बेसाइल जेल तोड़ा था। अब बात ये होती है कि यार ये बेसाइल जेल क्यों तोड़ा गया, क्या मिल रहा है? क्योंकि बेसाइल जो जेल है वो राजा की पावर को रिफ्लेक्ट करता है। राजा को किसी को पनिश करना होता था, वो उठा के उसको जेल में रख देता था, उठा के उसको जेल में फेंक देता था। तो लोग जो है बहुत ज्यादा परेशान थे राजा से कि ये कभी भी उठा के जेल में डाल देता है, कोई पूछता नहीं है किसी से। So this particular Fort Camp prison, it reflected what? ये रिफ्लेक्ट करता था कि राजा की पावर कितनी भयानक है, और लोग जो थे वो इसी पावर से बहुत ज्यादा नाखुश थे। लोग नहीं चाहते थे, यही तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की कहानी है कि वो मोनार्की से खत्म करके, लोग नहीं चाहते थे कि मोनार्की हो, क्योंकि राजा जो था वो बेसिकली कोई भी एक सही फैसला नहीं लेता था, वो कभी अपने लोगों के फेवर में फैसला नहीं लेता था। ये सब प्रॉब्लम्स जो है हो रही थी, जिसकी वजह से यहां पर लोगों ने अपना मोनार्की, उन्होंने सोचा कि हम मोनार्की खत्म करते हैं और हम रिपब्लिक की तरफ, हम चाहते हैं फ्रांस में रिपब्लिक आ जाए। यही डिमांड थी, यही स्टोरी है इस फ्रेंच रेवोल्यूशन की। कहानी समझ में आ रही है? ये माहौल समझ में आया? सोचो कितना भयानक मंजर है। 7,000 लोग खड़े हुए हैं कि राजा के पैलेस के बाहर, दे आर प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस ऑफ किंग, और किंग जो है उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता है। इन 7,000 लोगों में कुछ लोग होते हैं जो जाते हैं और इस फोर्ट कम प्रिजन बेसाइल जिसका नाम होता है उसको तोड़ देते हैं, और जब ये तोड़ देते हैं तो उसके बाद यहां पर जितने भी कैदी होते हैं इस जेल के अंदर वो रिहा हो जाते हैं। ये लोग अंदर जाते हैं और आर्म्स एंड एम्यूनेशन उठा लेते हैं। आर्म्स एंड एम्यूनेशन उठाया तो जब ऐसा किंग को पता चला तो किंग ने अपनी आर्मी को ऑर्डर किया कि भैया शहर में आओ और इन लोगों को मार दो। यह भयानक इंसिडेंट था जो 14 जुलाई 1789 को हुआ। यहां तक कहानी समझ में आ गई? यह भयानक इंसिडेंट था जो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। क्लियर है? तो यहां पर ये जो आप इंसिडेंट देख रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां लोग, 7,000 लोग ये किंग के पैलेस के बाहर इकट्ठा थे। ठीक है ना? यही वो किंग का पैलेस है जिसके बारे में मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। यह है किंग का पैलेस, ठीक है? और यही 7,000 लोग जो है वो इकट्ठा हैं। और जब ये किंग इनकी बातों को नहीं मानता है तो इनमें से कुछ लोग जाते हैं और फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये बेसाइल जेल दिख रहा है, ये बेसाइल जेल को तोड़ फोड़ देते हैं। कितनी यहां पर लॉस ऑफ, आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी एंड लाइफ होता है। किस तरह से यहां पर लोग जो हैं वो इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत भयानक तस्वीर थी फ्रांस की ऑन 14 जुलाई 1789। बहुत भयानक तस्वीर थी। पूरा देश में माहौल ही बिगड़ चुका था, कोई भी चीज सिस्टमाइज नहीं थी। एवरी वन वॉज ट्राइंग टू किल एवरी वन। समझ में आ रहा है आपको? एवरीवन इन द सेंस कि ये जो कॉमन मैन थे, दे वर ट्राइंग टू अपोज द किंग एंड हिज पीपल, जो उसको फेवर करते थे। समझ में आया? ठीक है, अब जरा इस चीज को देखिए। यहां पर ये चीज समझने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ चीज बताना चाहता हूं कि ये जो आप यहां बात कर रहे हैं कि इतना सब कुछ हुआ, ये सारा 7,000 पीपल ये सब करते हैं, तो यहां पर ये चीज, ये हादसा 14 जुलाई 1789 का ये हादसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और मैं आपको ले चलूंगा। डेट है यहां पर 14 जुलाई, डेट है यहां पर, ईयर है यहां पर 1774। स्टोरी यहां से शुरू होती है। 1774 आते आते यहां जो फ्रांस का जो अकाउंट्स थे, यानी फ्रांस के जो पैसे थे, वो बुरी तरह से गिरने लगते हैं। यानी फ्रांस जो है वो बैंकरप्ट होने लगता है। बैंकरप्ट, समझ में आया? फ्रांस क्या होने लगता है? बैंकरप्ट होने लगता है। अब बैंकरप्ट होने का मतलब ये है कि फ्रांस जो है, हिंदी में इसको बोलते हैं ना कंगाल, यानी उसके पास अब पैसे ही नहीं बचे। नो फंड्स, नो फंड्स। तो मैंने क्या बताया कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट 1789 को ये इंसिडेंट क्यों होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जा रहा हूं, और वो साल है 1774। मूवी देखते हो ना, ऐसी पिक्चर में दिखाता है, एक आपको पहले मूवी चला देगा, फिर उसको समझाने के लिए एक पीछे ले जाएगा, लिख देता है नीचे 15 ईयर्स अगो, 15 ईयर्स आफ्टर, इस तरह से। तो वही कहानी समझ लो। ठीक है, तो 1774 आते आते फ्रांस के जो अकाउंट्स थे, यानी उनका जो पैसा था, फ्रांस का पैसा खत्म हो गया था, फंड्स नहीं बचे थे, फ्रांस कंगाल हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि 1774 में आते आते फ्रांस कंगाल क्यों हुआ? वाई फ्रांस गॉट बैंकरप्ट? तो इसके बेसिकली बच्चों 5 रीजन है। वो पांचों रीजन जैसे मैं बताऊं उसको लिख लीजिएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है
What were the reasons for the bankruptcy of France? या what were the reasons why the accounts of France was declining? 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 5 पॉइंट्स मैं आपको दूंगा, 5 पॉइंट्स एज इट इज लिख के आइएगा, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर है, वाई फ्रांस वॉज गेटिंग बैंकरप्ट। फ्रांस अकाउंट गिर रहे थे, बैंकरप्सी, तो सवाल ये होता है वाई, ये ऐसा यहां पर क्यों हो रहा था। ठीक है, उसका रीजन यहां समझते हैं। चलिए ये है यहां से इसका फर्स्ट रीजन वाई। नंबर 1 यहां पर पहला रीजन ये है इसका कि फ्रांस को लड़ाइयां बहुत पसंद थी, और जब आप लड़ाई करोगे, जब आप वॉर्स बैटल्स लड़ोगे, तो डेफिनेट सी बात है पैसे खर्च होंगे, और जब पैसे खर्च होंगे तो दिस वाज द रीजन फॉर द बैंकरप्सी ऑफ फ्रांस। फ्रांस कंगाल क्यों हो रहा था? क्योंकि वो लड़ाइयां बहुत लड़ता था, और जब लड़ाइयां लड़ोगे तो जाहिर सी बात है पैसा खर्च होगा ना, गोला बारूद, खाना पीना, आर्मी को पैसा खर्च करना, आर्मी के ऊपर पैसा खर्च करना, तो ये सब चीजें होंगी। तो फर्स्ट रीजन क्या है फ्रांस के बैंकरप्सी का? वॉर। समझ में आ गया? पॉइंट्स, ओनली पॉइंट्स। किताब में तो पूरा पैराग्राफ लिखा ही हुआ है, मैं भी पूरा लाइन लिख दूंगा तो क्या फायदा आपका मुझसे पढ़ने का? कोई फायदा नहीं है। अगर आप मुझसे यहां पर इस तरह से नहीं पढ़ रहे हो तो बेटा कोई फायदा नहीं आपका पढ़ना मुझसे। भाई मैं आपको हिस्ट्री आसान करने के लिए खड़ा हूं, अगर मैं पूरी पूरी लाइन लिख दूंगा जैसे कि आप लोग सोच रहे हो, तो भाई क्या फायदा? फिर तो आप एनसीईआरटी से पढ़ लो ना, उसके बाद गाइड भी होती है उससे पढ़ लो, आईसीएसई की किताब उठा लो। भाई मुझसे कहानी सुनो कि हुआ क्या था, इंटरेस्ट क्रिएट कर लो उसमें। अभी तक मजा आ रहा है? पूरा कहानी समझ में आ रही है? अब भाई सीधी बात है कि फ्रांस के कंगाली का रीजन क्या है? 5। पहला रीजन क्या हो गया? लड़ाइयां बहुत करता था। समझ में आ गया? सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रांस में जो उस राजा का कोर्ट था, यानी उस राजा का जो यहां पर जो मंत्रालय था, मोनार्क के जो और आसपास के लोग थे जो उसको एडवाइस करते थे, ये सब चीजें उसके कोर्ट में रहते थे, तो वर्साइल एक जगह का नाम है, वहां पर ये कोर्ट था। तो उस पर्टिकुलर कोर्ट को यहां पर मेंटेन करने के लिए, यानी जो एडवाइजर्स थे मोनार्क के या उसके इर्द गिर्द जो और लोग भी होते थे, वो जो उनको सैलरी देना, उनकी खर्चों को उठाना, तो ये सब काम भी होता था। तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रीजन हुआ फ्रांस की कंगाली का। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? मेंटेनेंस ऑफ पैलेस ऑफ वर्साइल। वर्साइल में बहुत बड़ा ये भव्य महल था, और इस भव्य महल को मेंटेन करने में बहुत पैसा लगता था, और वही रीजन बन गया फ्रांस के कंगाली का। नंबर थ्री, अब नंबर 3 सुनिए। अमेरिका की कुछ कॉलोनीज थी, 13 कॉलोनीज जो ब्रिटेन के अंडर थी। फ्रांस ने अमेरिका की इन 13 कॉलोनीज को ब्रिटेन से आजाद कराने में मदद करी थी, और जब आप ऐसे काम करोगे, ब्रिटेन जैसे कंट्री से पंगा लोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके पैसे खर्च होंगे, और पैसे खर्च होंगे तो आपका अकाउंट्स क्या होगा? डिक्लाइन हो जाएगा। तो थर्ड रीजन क्या हो गया? इंडिपेंडेंस टू 13 अमेरिकन कॉलोनीज। बस बेटा यही पॉइंट याद रखने हैं आपको, और इसके बाद इसको आप एक्सपैंड कर लेना अपनी लैंग्वेज में। हो गया? देखो सीधे पॉइंट्स में आ गई चीजें। ठीक है, थर्ड क्लियर हो गया। फोर्थ आओ। फ्रांस की गवर्नमेंट ने कुछ लोन ले रखे थे, वॉर लोन्स लिए थे। ठीक है, यानी वॉर को लड़ने के लिए उन्होंने यहां पर लोन्स लिए थे, और अब इन वॉर लोन्स को रिटर्न करने का टाइम आ चुका था। ये लोन चुकाना था, और वो भी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इतने इंटरेस्ट रेट के साथ ये लोन जो लिया गया था उसको अब वापस करना था। तो जब आप वापस करोगे तो जाहिर सी बात है दिस बिकेम द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ फंड्स ऑफ फ्रांस। ठीक है, 5वां रीजन यहां पर क्या था? 5th रीजन आई विल राइट इज मिसलेनियस। अब भाई सरकार के कर्मचारी भी होते हैं, है ना, बिजली पानी खर्चा सैलरी ये सब भी देना है, तो वो कहां से दोगे? मिसलेनियस में रख दिया मैंने, वो भी सरकारी खर्चे हैं। तो दैट ऑल्सो बिकेम द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ फंड्स ऑफ फ्रांस। समझ में आ गया? तो यहां पर जिस मैं राजा की बात कर रहा था, तो ये तो रीजन हो गया फ्रांस क्यों डिक्लाइन कर रहा था। 1789 आते आते यहां पर जो मैं आपको किंग के पैलेस की बात कर रहा हूं कि ये लोग ने इतना मारकाट किया, मैं जहां जिस राजा की बात कर रहा हूं उस राजा का नाम देख लीजिए। उस राजा का नाम है लुइस 16। ये इस राजा का नाम है जिसके बारे में बात कर रहा था, और ये बिलोंग कर रहा था बूरबॉन फैमिली को। बूरबन फैमिली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही बिलोंग्ड टू बूरबन फैमिली।
और इसकी शादी जो होती है, ये शादी करता है मैरी एंटोनिएट। ठीक है, स्पेलिंग आप चेक कर लेना, मैरी एंटोनिएट। ये बेसिकली यहां देखोगे, ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी, ऑस्ट्रिया, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है ना, ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी। अब देखिए क्या हुआ यहां पर, तो लुइस 16 यहां पर क्या था, ये था फ्रांस का, बताया ही मैंने आपको। ये कहां का है, ये फ्रांस का है, फ्रांस का राजा था ये बुर्बन फैमिली को बिलोंग करता है, और इसकी शादी होती है मैरी एंटोनेट से, ये ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस होती है। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्या बताया मैंने आपको कि आप देखोगे बाद में कि फ्रांस ने बाद में ऑस्ट्रिया पे हमला भी कर दिया था, तो ससुराल में ही हमला कर दिया फ्रांस ने। तो ये चीजें इसलिए इंटरेस्टिंग हो गई, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे भी जब हम लोग यहां पर पहुंचेंगे। ठीक बात है। तो जब फ्रांस की हालत बहुत खराब हो गई, अब इस हालत से, यहां पर जो इतनी बुरी हालत थी फ्रांस की, इससे निकलने का क्या तरीका था, व्हाट वाज द प्रोसीजर कि इस चीज से बचा जाए। तो इसको बचने के लिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट तरीका था, और वो मैं आपको बता देता हूं कि भाई क्या होता है। जैसे गवर्नमेंट है, आज ही गवर्नमेंट भी है, अब उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो क्या करेगी, वो आपके टैक्स की इंक्रीज कर देती है, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक बात है, समझिएगा इस चीज को, टैक्स को इंक्रीज करती है। आज भी गवर्नमेंट यही करती है भाई, सरकार की रेवेन्यू कहां से होती है, टैक्सेस से होती है। तो अगर टैक्सेस ही यहां पर आपके मतलब नहीं होंगे तो क्या है, आपकी गवर्नमेंट की इनकम नहीं होगी। तो इस वजह से जब यहां पर ये पर्टिकुलर चीज हो रही थी, जब फ्रांस के फंड्स कम हो गए, तो उसको रिवाइव करने के लिए, फ्रांस की इनकम बढ़ाने के लिए यहां पर राजा ने भी क्या किया, इस राजा ने यहां पर टैक्स इंपोज कर दिया। टैक्सेस वेर इंपोज्ड। समझ में आ गया। अब यहां पर आप देखेंगे कि दो तरीके के टैक्सेस यहां पर इंपोज होते थे। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां टैक्स की बात कर रहा हूं, तो यहां पर टैक्स जो है वो दो तरीके के होते थे। समझिएगा, दो तरीके के टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहला टैक्स की बात करूं तो एक टैक्स था जिसको बोलते थे टाइल्स, और दूसरा था जिसको बोलते थे टाइट्स। ये बात क्लियर हो गई। ये दोनों टैक्सेस के नाम आपको यहां पर याद रखने हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, टाइल्स जो है ये यहां पर इट वॉज डायरेक्टली पेड टू द गवर्नमेंट। ये डायरेक्टली पे किया जाता था किसको, गवर्नमेंट को, जो उस वक्त की गवर्नमेंट होती थी। ठीक है। और जो आप टाइट देख रहे हो, टाइट्स, ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर, इसमें क्या होता था कि जो भी यहां पर 1/10, बता देता हूं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब क्या हो गया कि सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया, अरे जो भी खेती बाड़ी हुई, ठीक है, उसका जो भी पैसा बना, उसका 1/10 जो है, 1/10, उसका 1/10 अमाउंट जो है वो आपको क्या करना है, एज टैक्स देना है। वो होता था टैक्स। तो टैक्स की बात करें तो दो तरीके के टैक्स यहां इंपोज होते थे। ठीक है, टाइल्स एंड टाइट्स। टाइल्स वॉज बेसिकली डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्टली पेड। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं डायरेक्ट टैक्स था ये। ठीक है, दिस वॉज अ डायरेक्ट टैक्स। लिख लीजिए उसको अच्छे से कि ये एक यहां पर क्या था, इट वॉज अ डायरेक्ट टैक्स। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में अगर आ जाए इनडायरेक्ट टैक्स तो गलत हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं था। क्लियर हो गया, या समझ में आ गया। अब क्या हुआ, अब आप देखिए, जरा समझने की कोशिश करिए। तो अब यहां पर आप जो देख रहे हैं, जो सिचुएशन दिख रही है, इसको समझने के लिए, यानी टैक्स तो इंपोज हो गया, सरकार ने, किंग ने क्या किया कि अपनी रेवेन्यू बनाने के लिए उसने टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, टैक्स पहले से इंपोज था, टैक्स बढ़ा दिया। अब इस टैक्स के स्ट्रक्चर को समझने से पहले हमें सोसाइटी समझनी पड़ेगी फ्रांस की, कि फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा। तो देखिए, फ्रांस की सोसाइटी, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैं आपको यहां पर एक पहले पिक्चर में एक्सप्लेन कर देता हूं कि तीन कैटेगरी के लोग थे। एक तो थे जिनको हम लोग बोलते हैं चर्च, एक थे चर्च कैटेगरी के लोग। ठीक है, एक थे यहां पर किंग्स एंड मिनिस्टर्स, किंग्स ऑब्लिक मिनिस्टर्स, ये लोग थे। ठीक है, और उसके बाद थर्ड कैटेगरी के लोग थे जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन पीपल, आम आदमी, कॉमन पीपल।
ये लोग थे। तो 3 कैटेगरी के लोग जो हैं वो फ्रांस में ऐसे एग्जिस्ट कर रहे थे, ठीक है। सोसाइटी ऑफ फ्रांस वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरी थी? चर्च, किंग्स एंड मिनिस्टर्स और कॉमन पीपल। चलिए इसको थोड़ा सा इन डिटेल थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जरा, अब यहां पर मैं सोसाइटी बता रहा हूं फ्रांस की, समझिएगा इसको बहुत इंपॉर्टेंटली। आपने सोसाइटी समझ लिया तो चीजें फिर आगे आसान होंगी, और सोसाइटी बहुत आसान थी। क्या है सोसाइटी में? मैंने बताया कि सोसाइटी में 3 तरीके के लोग थे। फर्स्ट कौन था? चर्च, अभी मैंने डायग्राम दिखाया वही बता रहा हूं, चर्च वाले लोग थे। उसके बाद दूसरे कैटेगरी के जो लोग थे वो थे यहां पर किंग्स एंड मिनिस्टर्स, किंग्स ऑब्लिक मिनिस्टर्स, ठीक है। और तो तीसरी कैटेगरी के लोग थे वो यहां कौन थे? दे वेर कॉमन पीपल। समझ में आ रहा है बेटा? वो कौन थे? कॉमन पीपल। अब जरा सुनिए जरा, ये जो चर्च वाले लोग थे इनको हम लोग यहां पर बोलते थे क्लर्जी, एक और नाम था इसको बोलते थे हम लोग क्लर्जी। किंग्स एंड मिनिस्टर्स को हम लोग यहां पर क्या बोलते थे? नोबिलिटीज। क्या बोलते थे इनको? नोबिलिटीज। और कॉमन पीपल को ऐसा कुछ नहीं कहते थे, ठीक है। साथ में इसको हम लोग एक नाम से और रिफर करते थे, इनको जो लोग इसमें होते थे, चर्च के लोग होते थे, यानी यहां पर चर्च पोप, जैसे क्रिश्चियंस में पोप होते हैं, तो बेसिकली यहां पोप की बात हो रही है, चर्च की बात हो रही है, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर चीजें चर्च से गवर्न होती थी, चर्च से चलती थी। तो बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पीपल ऑफ द फर्स्ट एस्टेट। अब देखो एस्टेट लिख रहा हूं मैं, एस्टेट, स्टेट नहीं है। एस्टेट का मतलब यहां पर क्या हो गया? लैंड से, जमीन से। तो इनको मैं बोलूंगा, आपसे मैं बोलूंगा कि अगर मैंने इनका नाम लिया, सोसाइटी की बात करूंगा, तो आई विल ऑलवेज से पीपल ऑफ फर्स्ट एस्टेट, और इनको बोलते थे पीपल ऑफ सेकेंड एस्टेट, पीपल ऑफ सेकेंड एस्टेट, ठीक बात है। और इनको हम लोग बोलते थे, ये है पीपल ऑफ थर्ड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। अब कॉमन पीपल की बात करें तो यहां कौन कौन होता था? अब देखिए इसी में होते थे क्लर्क्स, मतलब एजुकेटेड क्लास यहां पर थी, क्लर्क्स हो गए, ठीक है, डॉक्टर्स हो गए, ठीक है। कुछ आप यहां देखेंगे तो जैसे कि हम आपको बोलें क्लर्क्स, डॉक्टर्स, या फिर कुछ प्रोफेशनल्स की बात करें तो वो सब यहां कैटेगरी में आते थे। मतलब कहने का कुल मिला के ये है कि ये थोड़ा सा एजुकेटेड क्लास था, ठीक है। यही चीज आगे जाके, यही एजुकेटेड क्लास जो है वो मिडिल क्लास बना लेगा, यही मिडिल क्लास के लोग बन जाते हैं, ठीक है ना। यही क्या होते हैं? मिडिल क्लास के लोग बनते हैं। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है वो इनकी ज्यादा होती है। दे वेर 90% इन नंबर, 90% पॉपुलेशन इन्हीं की थी, बाकी 10% में ये कैटेगरी आती थी। ये थी सोसाइटी ऑफ फ्रांस। फ्रांस की सोसाइटी को इस तरह से आप यहां पर समझ सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो टैक्स देने की बात आ रही है, टाइट्स एंड टाइल्स, वो टैक्स सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल ही यहां पर देते थे। टैक्स कौन देगा? कॉमन पीपल, सिर्फ यही लोग टैक्स देते थे, और ये लोगों को टैक्स देने का प्रोविजन नहीं था। यहां तक कहानी क्लियर हो गई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है। अब जरा एक हेडिंग और डालिए, सोसाइटी फ्रांस समझ लिया। अब जब मैं आपको टैक्स कैसे इंपोज होता था वो समझाऊंगा, सो आई विल टेल यू। लेकिन अभी आज हम अभी टैक्स का स्ट्रक्चर थोड़ी देर बाद समझते हैं। उससे पहले जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। गिव द हेडिंग सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये आपसे क्वेश्चन जो है पूछता है कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होती है। लिख लीजिए प्लीज, राइट इट डाउन। देखिए क्या हुआ कि फ्रांस की पॉपुलेशन आप देखोगे, इफ यू सी द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1723, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1723, एंड इफ यू विल सी, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1723, और अगर आप देखोगे पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इन 1789, देखो डेट फिर से आ गई, ठीक है ना। तो इसमें आप देखोगे फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, इट वाज अर्लियर 23 मिलियंस, ये पॉपुलेशन थी फ्रांस की 23 मिलियन, और बाद में ये चेंज हो जाती है इन 28 मिलियन। मतलब आप देखो विद इन अ पीरियड ऑफ दीज ईयर्स फ्रांस की पॉपुलेशन में कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया था, ठीक है। फ्रांस की पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंस आ चुका था। एंड इंपॉर्टेंटली इससे क्या हुआ, जब ये पॉपुलेशन चेंज देखने को मिल रहा है, ये पॉपुलेशन चेंज हुआ, प्लीज मेक दीज डायग्राम्स, आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी,
यही समझ में आ जाएगा कि 1723 में पॉपुलेशन इतनी थी, 1789 में पॉपुलेशन इतनी हो गई। तो जब ये चेंजेस हुए तो यहां पर क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई। भाई जाहिर सी बात है, पहले लोग कम थे, अब लोग ज्यादा हो जाएंगे तो डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड। जो फूड ग्रेन्स अनाज है उसकी डिमांड यहां बढ़ गई, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड। और जब डिमांड बढ़ गई फूड ग्रेन्स की तो क्या हुआ, सप्लाई मैच नहीं हो पाई। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स couldn't be मैच्ड। मतलब डिमांड ज्यादा थी पर सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही थी, ये एक प्रॉब्लम थी। जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई नहीं हो पा रही थी तो क्या हुआ था, ठीक है। तो उससे क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है कि अगर आपकी डिमांड यहां पर ज्यादा है, आप सप्लाई कम कर पा रहे हो, तो सिंपल इकोनॉमिक्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, अब इस पेन को खरीदने वाले अभी मान लीजिए एक आदमी था, ठीक है। मैं इस पेन को बेचना चाहता हूं, एक आदमी सामने खड़ा हुआ है मेरे, तो मैंने कहा ये पेन जो है वो 1 करोड़ का पेन है ये मान लीजिए। तो वो आदमी क्या कहेगा, एक ही आदमी खरीदने वाला है, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। मैं कहूंगा नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़ में, उसको कहेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए 1 करोड़ में, 10 रुपए का पेन है ये तो भाई मैं इसको देना पड़ेगा क्योंकि आदमी नहीं है, डिमांड ही नहीं है उस चीज की। लेकिन मान लीजिए मैंने कहा कि ये पेन की कीमत 1 करोड़ है और मेरे सामने इस पेन को खरीदने वाले 1000 आदमी खड़े हैं, तो अगला आदमी कहेगा नहीं नहीं भाई 1 करोड़ में तो मैं ले लूंगा, मैं 1.5 करोड़ दे दूंगा इस पेन के लिए। दूसरा आदमी सोचेगा अरे यार ये 1.5 करोड़ में ले लेगा, तो कोई और बोलेगा 2 करोड़। तो इस तरह से बोली लगने लग जाएगी। तो ये बोली नहीं लगती, एक तरह से डिमांड बढ़ रही है। इस पेन की वैल्यू बहुत हो गई कि भैया बोर्ड पे घर पे पढ़ाना है, पेन है नहीं और बोर्ड पे पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे भाग जाएंगे, तो भैया इसको पढ़ाने के लिए पेन चाहिए, मैं इस पेन को बेच रहा हूं 1 करोड़ रुपए में। समझना आप बात को। अब अगर कोई खरीदने वाला नहीं है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मेरे सामने खरीदने वाले 1000 आदमी हैं तो हर आदमी चाहेगा कि मुझे पेन मिल जाए, तो जो सबसे ज्यादा पैसा देगा मैं उसको दे दूंगा। तो मतलब क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ी। अब मान लो सप्लाई बढ़ जाती कि मेरी तरह किसी और लोग भी होते जो उनके पास इस तरह के पेन होते, तो मैं इतने में थोड़ी बेच पाता। समझ रहा बात को। तो बेसिकली क्या हुआ कि सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ, पॉपुलेशन चेंज हुआ, डिमांड जो है वो फूड ग्रेन्स की बढ़ी, सप्लाई मैच नहीं हो पाई। और इसी सिनारियो में आप देखोगे कि यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें और भी आने लगी थी, ठीक है। क्योंकि उस साल जब वहां पर फ्रांस में चल रहा था तो उस साल बहुत ज्यादा ड्रॉट पड़ गया था, ठीक है। ड्रॉट हो गया जिसकी वजह से जो हार्वेस्ट था, पैदावार, हार्वेस्ट जो है वो पुअर हुआ। और जब सिचुएशन देखिए आप डिमांड बहुत ज्यादा है फूड की, डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स बहुत है, सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स नहीं हो पा रही है, ऊपर से सूखा पड़ गया है, हार्वेस्ट भी हो गया है, हार्वेस्ट खराब हुआ। तो इसमें क्या हुआ साथ में कि लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट भी हो गया, लोग अनएम्प्लॉयड भी हो गए, नौकरी चली गई। अब क्या करोगे, अब सरवाइव कैसे करोगे। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन को जहां पर सर्वाइवल की दिक्कत आ गई थी कि सरवाइव कैसे किया जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। यही चीज कही जाती है सबसिस्टेंस क्राइसिस। समझ में आ गया। सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या है, यह है सबसिस्टेंस क्राइसिस, जहां पर सबसिस्ट करने के लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही, उसको बोलते हैं हम लोग सबसिस्टेंस क्राइसिस। यह पॉइंट क्लियर हो गया। इज दिस पॉइंट क्लियर। बढ़े आगे। अब यार एक बात बताओ, देखो अब देखना, मैंने क्या बताया आपको कि मिडिल क्लास यहां पर ग्रो कर रहा था, ये मिडिल क्लास यहां पर एग्जिस्टेंस में आता है। लेकिन 18वीं सेंचुरी जब ये मिडिल क्लास की बात करेंगे, समझिएगा आप, यहां हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की। तो मिडिल क्लास में कौन कौन हो गया, आई जस्ट टोल्ड यू कि मिडिल क्लास ये इमर्ज हो रही थी। इमर्जिंग कब इमर्ज कर रही है, ये मिडिल क्लास इमर्ज कर रही है 18वीं सेंचुरी में। तो यू विल सी कि 18वीं सेंचुरी में यहां पर ये मिडिल क्लास इमर्ज कर रही है, यानी मिडिल क्लास बन रही है। और मिडिल क्लास में यू विल सी कौन कौन था, पढ़े लिखे लोग, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, ठीक है, जैसे कि क्लर्क्स हो गए, जैसे कि यहां पर बिजनेसमैन हो गए, ठीक है, दीज वेर दी पीपल, बिजनेसमैन हो गए। तो ये सारे लोग मिडिल क्लास थे, ठीक है। और ये क्या करते थे, व्हाट वेर द थॉट्स, क्योंकि ये मिडिल क्लास क्या है, एजुकेटेड हैं। तो बेसिकली ये लोग चाहते थे, दे वांटेड क्या चाहते थे, एवरीवन शुड बी इक्वल, एवरीवन शुड गेट इक्वल राइट्स।
सबके यहां पर इक्वल अधिकार होने चाहिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे, ये जान रहे थे कि अगर यार सिर्फ किसी लोगों को प्रिविलेजेस मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे, तो ये बहुत अन्याय हो जाएगा उस व्यक्ति के लिए जिसको प्रिविलेजेस नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली दे वांटेड, वो क्या चाहते थे, क्या चाहते थे वो लोग, इक्वालिटी लाना। वो चाहते थे कि इक्वालिटी हो, वो चाहते थे कि लिबर्टी आए देश के अंदर। यही लोग, वो चाहते थे कि फ्रैटर्निटी बनी रहे देश के अंदर, वो चाहते थे कि यूनिटी बनी रहे देश के अंदर। और फ्रैटर्निटी और यूनिटी बनाने के लिए व्हाट यू नीड, अगर इन दो चीज को बनाना है तो आपको क्या चाहिए, आपको लिबर्टी चाहिए, आपको इक्वालिटी चाहिए। यही चीज जो है वो मिडिल क्लास यहां पर डिमांड कर रहा था। ठीक है, अब मिडिल क्लास की इन प्रिंसिपल्स को, ये जो आप बात कर रहे हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, भाई हमने तो इंडिया में, आप अगर पढ़ोगे तो हम कहेंगे इंडिया में देयर इज राइट टू इक्वालिटी। भाई हमने तो इक्वालिटी ले लिया फ्रांस से, लेकिन ये इक्वालिटी आया कहां से, ये लिबर्टी आया कहां से? तो वो चीज की कहानी आप देखोगे कि किस तरीके से मिडिल क्लास जो है अपने इस इक्वालिटी, लिबर्टी के लिए, पाने के लिए यहां पर ये लड़ाई लड़ते हैं। और यही लड़ाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन होती है। हमने तो आसानी से ले लिया, इंडिया ने फ्रांस से ले लिया इक्वालिटी, लिबर्टी हमने ले लिया, हम जानते ही नहीं उसकी वैल्यू, बट फ्रांस के लोगों ने उसे कमाया है, उसके लिए उन्होंने सैक्रिफाइसेस करे हैं, उसके लिए उन्होंने रेवोल्यूशंस करे हैं। ये सब चीजें जो है, ये कहानी है जो जहां पर मैं आपको सुनाऊंगा किस तरीके से यहां लोगों ने, ये पर्टिकुलर मिडिल क्लास ने जो 18th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी, किस तरीके से उसने यहां पर इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब प्रिंसिपल्स को इवॉल्व कराया, उसके लिए लड़ाई लड़ी, और तब जाके यहां पर वो सक्सेसफुल होते हैं। जब ये पूरा चैप्टर खत्म होगा तब तक आपको समझ में आएगा। यहां तक कहानी क्लियर हो रही है? तो बेसिकली ये जो आइडियाज थे कि हमको लिबर्टी लानी चाहिए, हमको इक्वालिटी लानी चाहिए, ठीक है, ये आइडियाज आपको कहां से आ रहे थे, मतलब ये आइडियाज कौन दे रहा था, ये पर्टिकुलर आइडियाज, ये आइडियाज थे बेसिकली आप देखोगे तो सम ऑफ द थिंकर्स, भाई कुछ थिंकर्स थे, विचारधारक थे, जैसे कि रूसो, ये नाम है आदमी का, रूसो, इसका पूरा नाम है जीन रूसो। ठीक है, ऐसे ही एक आदमी था, उसका नाम था जॉन लॉक, ये भी थिंकर है। ये सारे थिंकर जो हैं ये इस पर्टिकुलर चीज के फेवर में थे कि भैया किसी तरीके से यहां पर क्या है, इक्वालिटी आ जाए, किस तरीके से यहां पर क्या है, लिबर्टी आ जाए, हर आदमी क्या हो जाए, इक्वल बिफोर लॉ हो जाए। ये सब चीजें जो हैं ये थिंकर्स चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, अगर आप इन थिंकर्स की बात मैं आपको बताऊं तो इन थिंकर्स ने, यू विल सी दीज थिंकर्स, अब ये थिंकर्स जो हैं, कुछ थिंकर्स के नाम मैं लिख रहा हूं और उनकी कुछ किताबों के नाम लिख रहा हूं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहां पर एक थिंकर है जिसका नाम है जॉन लॉक। जॉन लॉक की किताब है द टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आपके एनसीईआरटीज में भी दिया हुआ है द टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ये किताब वो लिखता है जॉन लॉक, टू ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो गया, लिख लीजिए, किताब का नाम लिखिए टू ट्रिटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये किसी किताब है, जॉन लॉक की। सिमिलरली यहां पर एक किताब का जिक्र और करूंगा मैं आपसे, जैसे कि एक थिंकर है रूसो, मैंने नाम लिया अभी इसका, रूसो। इसकी यहां पर एक किताब है जिसका नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये किताबों का नाम, मैं बताता हूं उसमें क्या लिखा हुआ है अभी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू। और ऐसे यहां पर एक किताब, एक थिंकर और हैं जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉन्टेस्क्यू की स्पेलिंग देख लीजिए एक बार, मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, इनकी किताब थी यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस बुक। आपकी किताब में भी दिया हुआ है, प्लीज को लिख लीजिए। प्लीज मेंशन द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो ये जो तीन थिंकर्स आपको दिख रहे हैं, ये मैंने तीन थिंकर्स क्यों बताया आपको, उसको बताने का रीजन यहां पर ये है कि देखिए हर थिंकर जो होता है वो अपने टाइम से बहुत ज्यादा प्रेरित होता है।
ठीक है, अपने टाइम से बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस्ड होता है, तो उसके समय जो चीजें चल रही होती हैं वही चीजें यहां पर वो बोलता भी है। तो देखिए जॉन लॉक क्या कह रहा था, जॉन लॉक का बेसिक ऑब्जेक्टिव था, व्हाट जॉन लॉक वाज सेइंग कि नेचुरल राइट्स खत्म करो, मतलब ये नेचुरल राइट्स की बात कर रहा था जॉन लॉक, ठीक है, कि हर व्यक्ति को यहां पर जीने का अधिकार होता है, हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी का राइट होता है, वो उसकी बात कर रहा था। तो वहां पर बेसिकली क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है इक्वालिटी लेके आओ, इक्वालिटी होनी चाहिए, हर आदमी के पास राइट है, इट्स अ नेचुरल राइट हमारा कि हम प्रॉपर्टी रख सकते हैं, हम लिबर्टी रख सकते हैं, हमारा हम बेसिकली इक्वालिटी, ये सब चीजें बोलता है वो लोग, ठीक है। सिमिलरली आप रूसो को देखोगे तो रूसो क्या कहता है, रूसो कहेगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वो क्या कह रहा है, रूसो इज सेइंग कि बेसिकली यहां पर एक गवर्नमेंट होगी, रूसो इज सेइंग कि एक गवर्नमेंट है, और ये जो गवर्नमेंट है इसको जो है लोग जो है पीपल दे गिव देयर राइट्स टू दिस गवर्नमेंट्स, अपने राइट्स को वो इस गवर्नमेंट को दे देते हैं, और जो गवर्नमेंट है वो लोगों के राइट्स की रक्षा करेगी। ये है कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ये है कि लोग जो हैं राइट्स, किसके राइट्स, ऑफ द पीपल, लोग जो है वो अपने राइट्स को दे देंगे गवर्नमेंट को कि आप हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करिए, यानी हमें इक्वालिटी मिले, हमें लिबर्टी मिले, हमें फैटर्निटी, हमें सब कुछ मिले। लेकिन बदले में यहां पर क्या हो रहा था कि भाई यही चीज, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन गवर्नमेंट ऐसी थी कि अगर गवर्नमेंट मान लीजिए करप्ट हो जाएगी तो लोगों के पास ये ऑप्शन था, जो पीपल हैं, कि वो इस गवर्नमेंट को ओवरथ्रो भी कर सकते थे, ठीक है, चुनाव करा के हटा देते थे इसको ओवरथ्रो करके। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। तो बेसिकली ये लोग बोल रहे थे। मॉन्टेस्क्यू क्या कह रहा था, मॉन्टेस्क्यू वाज सेइंग कि भैया ये जो, यहां लिख देता हूं, मॉन्टेस्क्यू वाज सेइंग कि गवर्नमेंट के यहां पर 3 विंग्स होते हैं, गवर्नमेंट के यहां 3 विंग्स होते हैं कि नहीं होते हैं, कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, पता होगा आपको। एक होता है एग्जीक्यूटिव, सुना होगा आपने ये चीज, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेटिव, क्या होता है, लेजिस्लेटिव, और एक होता है जुडिशरी। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि सारी पावर्स जो है किसी एक व्यक्ति के हाथ में मत दो। अभी तक क्या था, अभी तक सारी पावर्स कहां पर हैं, सारी पावर जो है वो मोनार्क में वेस्टेड है कि नहीं। अभी मोनार्क है जो बेसिकली यहां पर लॉ को बनाता है, अभी मोनार्क है जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, अभी मोनार्की है, अगर कोई विवाद होता है तो वो जुडिशरी की तरह एक्ट करता है। लेकिन मॉन्टेस्क्यू कहता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी पावर मत दो, क्योंकि आपने सुना होगा पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो उस पर्टिकुलर चीज को सोचते हुए यहां मॉन्टेस्क्यू कहता है अपनी इस किताब में द स्पिरिट ऑफ लॉज में कि गवर्नमेंट के जो विंग्स हैं उसको अलग अलग विंग्स बना दो और हर विंग को अलग अलग पावर दो। एग्जीक्यूटिव सिर्फ लॉ को इंप्लीमेंट करेगा, लेजिस्लेटिव सिर्फ लॉ बनाएगा, और जुडिशरी अगर कोई लॉ में यहां पर त्रुटि, यहां पे कोई दिक्कत आती है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो जो जुडिशरी है वो उस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करेगी। ये कहानी क्लियर हो गई, समझ में आ गया। तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि ये तो आपका जो हम अगर देख रहे हैं, ये वाला ये आप देखें स्लाइड अगर, तो ये इस तरह की सोसाइटी थी फ्रांस की, जो मैं आपको यहां पर बता चुका हूं, द फ्रेंच सोसाइटी। अब देखिए ये रिवॉल्यूशन कैसे शुरू होता है, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, भाई क्या रीजन था, यहां पर लोग इतना क्यों यहां पर बोले हैं, जरा वो चीज समझते हैं जरा, ठीक है। चलिए जरा गौर से समझिएगा। अब देखिए मैंने बताया कि टैक्स इंपोज किया जाता था, ठीक है, और सरकार ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने 1774 में क्या हो रहा था, कंगाल होने लगा था, तो राजा ने क्या किया, टैक्स इंपोज कर दिए थे, टैक्स और टाइल्स इंपोज चलते थे। लोग क्या कर रहे थे कि यहां पर अब फिर से, भाई इससे पहले आप देखोगे कि यहां पर जब भी लास्ट टाइम जब यहां पर जो टैक्स इंपोज किया गया था, दैट वाज इन 1614 में टैक्स इंपोज किया गया था। अब टैक्स इंपोज करने की प्रक्रिया क्या होती है उसको जरा गौर समझिएगा। उसके लिए मैं आपको फिर से टैक्स स्ट्रक्चर के लिए, यहां पर आपको टैक्स स्ट्रक्चर समझाना है मुझे कि किस तरीके से टैक्स यहां पर इंपोज होता था, तो आई विल टेल यू समथिंग अबाउट कॉल्ड एज जनरल एस्टेट जनरल मीटिंग, एस्टेट जनरल मीटिंग, इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो कभी भी अगर टैक्स इंपोज करना होता था तो यहां पर एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई जाती थी। अब जरा समझिए क्या चीज है ये एस्टेट जनरल। देखिए अगर मैं आपको बताऊं टैक्स स्ट्रक्चर के लिए, तो टैक्स जो इंपोज करने की पावर थी, इंपोज करने की पावर, वो कौन इंपोज करता था, वो इंपोज करेगा एस्टेट जनरल मीटिंग, एस्टेट जनरल। यानी ये जो
यहां पर ग्रुप है, ये एस्टेट जनरल एक तरह का ग्रुप है, एस्टेट जनरल जो है ये मिलकर यहां पर ये पर्टिकुलर टैक्स इंपोज कर सकता है। लेकिन टैक्स इंपोज करने के लिए सारी पावर्स राजा के पास नहीं थी, यानी राजा जो है वो अकेले टैक्स को इंपोज नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं है कि राजा का एक दिन सुबह सो के उठे, अरे यार आज चलो टैक्स इंपोज कर देते हैं, ये नहीं था। ऐसा थोड़ी होगा कि अरे आज सो के उठे, आज मूड खराब है, चलो आज टैक्स इंपोज कर दे। नहीं 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 नहीं, किंग के पास, किंग हैड नो पावर टू इंपोज टैक्स। याद रखिएगा, किंग हैड नो पावर टू इंपोज टैक्स। अब समझ रहे हो ना टैक्स क्यों इंपोज करना है भाई, टैक्स क्यों इंपोज करना है? क्योंकि भैया कंगाल हो रहा है फ्रांस, यही तो मैंने बताया आपको, बिकॉज फ्रांस वॉज गेटिंग बैंकरप्ट। ये देखिए फ्रांस यहां पर बैंकरप्ट हो रहा है। अब फ्रांस को बैंकरप्सी से बचाने के लिए क्या किया गया? टैक्स इंपोज किया गया। अब ये टैक्स कैसे इंपोज होगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो टैक्स को अगर देखिए, कभी भी राजा के पास ये पावर नहीं थी, किंग हैड नो पावर टू इंपोज द टैक्स। अगर टैक्स को इंपोज करना होता था तो एक जनरल एस्टेट की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। अब इस जनरल एस्टेट की मीटिंग में कौन कौन था वो जरा देख लेते हैं। वही लोग थे जो फ्रांस की सोसाइटी में थे, वही लोग थे जो फ्रांस की सोसाइटी में थे। ठीक है, जरा देखिए कौन कौन था। पहले तो वो लोग थे जो मैंने आपको बताया, चर्च वाले लोग थे। समझिएगा, इनको क्या बोलते थे? इनको हम लोग बोलते थे क्लर्जी, और इसी को क्या बोलते थे? हम लोग लिख रहे थे इसी को पीपल ऑफ फर्स्ट एस्टेट, इसी को हम लोग बोल रहे थे पीपल ऑफ फर्स्ट एस्टेट। ठीक है, दूसरी बात करेंगे अगर हम, तो और कौन थे यहां पर? थे किंग्स एंड मिनिस्टर्स, किंग्स ऑब्लिक मिनिस्टर्स थे। इन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इन्हीं को हम लोग बोल रहे थे नोबिलिटीज। ठीक है, जो और इनके साथ मतलब इनको एक वर्ड से और बोलते थे नोबिलिटीज, और इसी को बोलते थे हम लोग पीपल ऑफ द सेकेंड एस्टेट, पीपल ऑफ द सेकेंड एस्टेट। ठीक है, और जो थर्ड कैटेगरी में थे दे वेर दी कॉमन मैन, दे वेर दी कॉमन मैन, कॉमन पीपल, और यही एजुकेटेड पीपल थे, यानी मिडिल क्लास थी, यही एजुकेटेड क्लास थी जो थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। ठीक है, और यही बाद में आप देखोगे कि ये मिडिल क्लास बनती है। ठीक है, मिडिल क्लास बनती है, और इसी को हम लोग कहते हैं पीपल ऑफ दी थर्ड एस्टेट। याद आ गया ये चीज? अब जरा सुनिए, तो मैंने क्या बताया कि अगर टैक्स को इंपोज करना होता था, टैक्स को इंपोज करना है तो आपको एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। एस्टेट जनरल की मीटिंग को बुलाने की पावर, द पावर टू कॉल द मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल, पावर टू कॉल द मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल की बात करें तो वो किसके पास थी? दैट वॉज विद द किंग। किंग के पास ये पावर थी, लेकिन किंग बस इस मीटिंग को बुला सकता था, लेकिन किंग अकेले टैक्स को इंपोज नहीं कर सकता था। यह बात बहुत बेसिक है, इसको याद रखिएगा। किंग यहां पर क्या कर सकता था? किंग यहां पर मीटिंग को कॉल कर सकता था। लास्ट टाइम जब यहां पर ये टैक्स इंपोजिशन हुआ था तो दैट वाज द ईयर, ये था 1614 जब लास्ट टाइम हुआ था। और अब यहां पर आप देखोगे कि 5 मई, अब यहां पर क्या हुआ? टैक्स क्या हुआ कि बिकॉज इस तरह के हालात हो गए थे फ्रांस के, तो अब यहां पर रिसेंटली क्या हुआ कि 5 मई, अब देखिए डेट देखिए जरा आप, 1789, 5 मई 1789 को एक बार फिर से ये जनरल एस्टेट की मीटिंग बुलाई गई टैक्स को इंपोज करने के लिए। समझ में आया ये बात? ये पॉइंट क्लियर है यार? ये लगने लगा मुझे यहां पर। खैर चलिए देखते हैं आगे। समझ में आ रहा है यहां तक? बढ़िया, मजा आ रहा है कहानी में, कहानी की तरह चल रही है चीजें। तो देखिए क्या बताया, टैक्स को इंपोज करना था तो इंपोज करने की पावर किसके पास है? एस्टेट जनरल की मीटिंग के पास, वही कर सकता है। ये मीटिंग कौन बुलाएगा? ये मीटिंग बुलाने की पावर किसके पास है? किंग के पास है। लेकिन क्या किंग अकेले टैक्स इंपोज कर सकता है कि भैया टैक्स लगा दो? नहीं, नहीं कर सकता। उसके लिए उसको मीटिंग बुलानी पड़ेगी, एस्टेट जनरल की मीटिंग, और ये मीटिंग कॉल करने का जो पावर था वो किंग के पास था। तो यानी किंग हैड नो पावर टू इंपोज द टैक्स, टैक्स इंपोज नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास पावर थी कि वो एस्टेट जनरल की मीटिंग बुला सकता था। और मीटिंग बुलवाने के बाद यहां इस मीटिंग में ये तीनों लोग पार्टिसिपेट करते थे, तीनों कैटेगरी के लोग पार्टिसिपेट करते थे, और अकॉर्डिंगली जैसा डिसीजन आता था फिर टैक्स इंपोज हो जाता था। समझ में आ रहा है यहां तक कहानी? अब जरा एक काम देखिए, एक कहानी सुनिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर ये जो लोग हैं, 20 पीपल, ये लोग टोटल 300 थे इन नंबर।
ठीक है, ये लोग भी देखा जाए तो पहले कितने थे, 300 थे। मतलब एक मीटिंग होती थी तो 300 लोग चर्च के होते थे, 300 लोग किंग्स एंड मिनिस्टर्स होते थे, और 300 लोग जो होते थे वो यहां पर कॉमन मैन होते थे। तो बेसिकली यहां पर चर्च और किंग्स एंड मिनिस्टर्स की कैटेगरी, सॉरी ये 300 नहीं होते थे, ये वाले जो होंगे ये 600 होते थे। ठीक है, ये 600 होते थे। अब जरा समझिएगा, तो यहां पर क्या होता था कि चर्च और किंग्स एंड मिनिस्टर्स ये दोनों आपस में मिलजुल के काम करते थे और इनको एक्सप्लॉइटेशन करते थे, इनको बेसिकली बहुत ज्यादा परेशान करते थे, इनको यहां पर इनको बेसिकली सप्रेस करते थे। ठीक है, तो अभी तक यहां पर टैक्स सब इंपोज करने की बात होती थी, तो टैक्स इंपोज करने का जो तरीका था अभी तक का, देखिएगा फिर से बता रहा हूं, देखिए फिर से देखिए, ये फर्स्ट एस्टेट के लोग हैं, समझिएगा फर्स्ट एस्टेट, दोबारा इसलिए बना रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए, अब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको समझ में आएगा कि सारी चीजें 1789 में हुई क्यों, अब वो बात आ रही है। और ये थे थर्ड एस्टेट के लोग, ये हैं थर्ड एस्टेट के लोग। जरा समझिए, अब अभी तक जो सिस्टम था टैक्स इंपोज करने का, ये कितने लोग हैं, चलो बता देता हूं। अभी क्या सिस्टम था अभी तक टैक्स इंपोज करने का, अभी तक सिस्टम था वो था वन एस्टेट इक्वल्स टू वन वोट, यानी एक एस्टेट के पास एक वोट हुआ करता था। यानी अभी तक क्या होता था कि एक फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, ये चर्च वाले लोग थे। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि भैया ये दोनों लोग थे ना, ये आपस में मिली भगत करते थे और आपस में ये लोग वो मिलजुले काम करते थे। तो अगर टैक्स को इंपोज करना होता था तो यहां पर क्या होता था कि ये लोग मिलकर काम करते थे। तो ये कह देते थे कि हाँ 300 लोग जो उनके होते थे, ये सब लोग वोट कर देते थे कि हाँ हमें टैक्स इंपोज करना है, तो एक वोट हो जाता था। फिर ये किंग वाले लोग सब कह देते थे कि हाँ टैक्स इंपोज होना चाहिए, तो एक वोट इनका हो जाता था। लेकिन थर्ड एस्टेट वाले जाहिर सी बात है हमेशा अपोज करेंगे, मना करेंगे, तो ये लोग भी वोट देते थे, तो इनका एक वोट होता था। तो ये दोनों का वोट मिला लिया जाए तो 1 + 1 दिस मेक्स इट 2, ये दोनों का वोट मिला कितना होता है, 2 हो जाता था। इनका वोट कितना रहता था, 1 हो जाता था। इनकी मेजॉरिटी हो जाती थी, ठीक है, इनकी यहां पर मेजॉरिटी हो जाती थी, इस वजह से यहां पर टैक्स इंपोज हो जाता था। यह बात समझ में आ गई। अब हुआ क्या कि अब यहां थर्ड एस्टेट के लोगों ने कहा कि नाउ इनफ, अब हम यहां पर ये 1 एस्टेट 1 वोट का कॉन्सेप्ट हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने थर्ड एस्टेट के लोगों ने यहां क्या किया, दे रिजेक्टेड, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि भैया हम नहीं मानेंगे आपका ये। They rejected this concept of 1 state 1 vote and they said we want, क्या चाहिए हमको, we are looking for 1 member 1 vote। अब इनकी डिमांड हो गई कि हमको 1 member 1 vote चाहिए। यानी वो क्या कह रहे थे कि ये लोग कितने हैं, मैंने बताया आपको, ये लोग टोटल 300 थे, ये लोग कितने हैं, ये लोग भी टोटल 300 थे, और ये लोग कितने हैं भाई, ये लोग 600 लोग हैं। तो यानी 300 और 300 कितने हो जाएंगे, 600, और ये कितने हैं, 600। तो अब बराबर की बात आने लगी। तो देखिए किस तरीके से फ्रांस में डिमांड हो रही थी इक्वालिटी की। इक्वालिटी कैसे आएगी, समझ रहे हो आप इस बात को, ठीक है। तो जब यहां लोगों ने डिमांड किया, ये इनकी डिमांड थी, और दिस वर द डिमांड ऑफ द पीपल, कि हमको चाहिए 1 member 1 vote। और जब यहां पर किंग इस पर्टिकुलर डिमांड को मानने से मना कर देता है इस मीटिंग में, सो दीज पीपल, ये जो लोग थे, दीज पीपल, ठीक है, ये क्या करते हैं, दे बॉयकॉटेड द मीटिंग, ये मीटिंग को बॉयकॉट कर देते हैं, बॉयकॉटेड द मीटिंग, इन्होंने मीटिंग ही छोड़ दी कि नहीं लड़ेंगे हम मीटिंग, जाओ, तो हमारी डिमांड मांग नहीं रहे हो। तो ये जो डिमांड थी लोगों की, डिमांड ऑफ कौन से, डिमांड ऑफ कॉमन पीपल, उनकी डिमांड यही थी, और किंग ने उनकी डिमांड को मानने से मना कर दिया। जब किंग ने उनकी डिमांड को मानने से मना किया तो इन लोगों ने इस पर्टिकुलर जनरल एस्टेट की मीटिंग को बॉयकॉट कर दिया और ये उस कोर्ट मीटिंग से बाहर निकल गए। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि दीज पीपल, यही जो लोग थे, दीज पीपल दे वेंट, और ये जो लोग यहां पर बॉयकॉटेड द मीटिंग, देखिएगा मीटिंग बॉयकॉट हो गई, बॉयकॉटेड द मीटिंग। अब जब यहां मीटिंग से बॉयकॉट हो गए तो ये लोग गए एंड ऑन 20th जून 1789, देखिए क्या डेट आ गई, 14 जुलाई के पास आ रहे हैं हम लोग,
ठीक है, अभी तक क्या डेट थी यहां पर इस मीटिंग की? 5 मई। हम किस पे आ गए अब यहां पर? वी आर ऑन 20 जून। फिर 20 जून 1789 को यही लोग दे वेंट एंड दे गैदर्ड इन दी टेनिस कोर्ट। ये टेनिस कोर्ट पहुंचते हैं और वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, और वहां पर इकट्ठा होने के बाद ये यहां पर टेनिस कोर्ट में दे टेक एन ओथ, और वो ओथ लेते हैं। इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को बोलते हैं हम लोग टेनिस कोर्ट ओथ। वेरी वेरी फेमस इंसिडेंट, टेनिस कोर्ट ओथ। ये ओथ हुई थी 20 जून 1789 को। यहां पर इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया, इसमें यहां पर उन्होंने ओथ क्या लिया? व्हाट वाज द ओथ? ओथ ये था कि हम लोग वी विल नॉट डिस्पर्स, वी विल नॉट डिस्पर्स, हम लोग डिस्पर्स नहीं करेंगे। वी विल नॉट डिस्पर्स अंटिल, कब तक डिस्पर्स नहीं करेंगे? अंटिल वी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, वी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, वी फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। जब तक हम यहां पर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देंगे। तो बेसिकली उन लोगों ने बॉयकॉट कर दिया मीटिंग। 20 जून 1789 को जाते हैं, दे गैदर, यहां पर ये लोग गैदर होते हैं, इकट्ठा होते हैं, ठीक है, दे गैदर करते हैं, और फिर यहां पर इस जगह इस कोर्ट के अंदर ये सब लोग एक ओथ लेते हैं, और इस ओथ को हम लोग बोलते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। और ये टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी? ये ओथ थी कि हम लोग अब यहां पर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये ओथ थी कि इन लोगों ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि डिक्लेयर देमसेल्व्स, क्या डिक्लेयर किया उन्होंने अपने आप को? दे डिक्लेयर देमसेल्व्स व्हाट? दे डिक्लेयर देमसेल्व्स दे डिक्लेयर देमसेल्व्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उन्होंने अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोल दिया, और यही वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी, फ्रेम दी कॉन्स्टिट्यूशन। यही वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जो कॉन्स्टिट्यूशन को यहां पर बनाने वाली थी। उन्होंने कहा कि हम लोग अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं, और अब हम लोग फ्रांस के जो राजा है, मोनार्क लुई 16 की बात को नहीं मानेंगे। We are not at all ready to accept the policies and demands of, we are not ready to accept the policies of the king। और अब ये लोग यहां पर किसी भी हालत से फ्रांस की यहां पर जो राजा था उसकी बात को मानने को तैयार नहीं थे। और जब यहां पर ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, when protest kept on increasing, when protest increased, जब प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, तो यहां पर क्या हुआ? when protest increased, तो यही लोग जो बॉयकॉट कर रहे थे, प्रोटेस्ट इंक्रीज, दीज पीपल, ये वही लोग हैं, दीज पीपल वेंट। अब देखो ये कहां गए? यही वो पीपल हैं जो 7,000 लोग थे, 7,000 पीपल, ये जाते हैं और ये किंग के पैलेस के सामने यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और किंग जो है वो इनकी बात को मानने को तैयार नहीं होता है। अब समझ में आ गई कौन सी बात? 1 मेंबर 1 वोट चाहिए हमको। इस बात को किंग मानने को मना कर देता है कि अब हम लोग कह रहे थे हम टैक्स नहीं बढ़ने देंगे इस तरीके से, क्योंकि टैक्स जो भी जगह आप बढ़ाते हो वो गलत तरीके से बढ़ाते हो। इनइक्वालिटी है उसमें, पीपल वांटेड इक्वालिटी। जब राजा उनकी बातों को नहीं मानता है तो यही लोग जो टेनिस कोर्ट में होते हैं फिर ये बहुत प्रोटेस्ट करते हैं। नाउ दीज पीपल आर 7,000 इन नंबर, दीज पीपल 7,000 पीपल, दे गो एंड दे gather in front of the king palace and they are protesting in front of the palace of king। ये वहां प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, और जब किंग इनकी बात को नहीं मानता है तो यही 7,000 पीपल जाते हैं एंड दे स्टॉर्म दी बसाइल जेल। ये बसाइल जेल को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं, स्टॉर्म दी बसाइल जेल। और जब बसाइल जेल तोड़ते हैं तो क्या होता है? ये जेल से सारे आर्म्स एंड एम्यूनेशन उठा लेते हैं। आर्म्स एंड एम्यूनेशन क्यों उठाएंगे? किसके खिलाफ उठाएंगे? एम्यूनेशन। ये उठाएंगे राजा के खिलाफ, और राजा को समझ में आ गया था कि अब इनके पास हथियार भी हैं। इस वजह से किंग यहां बेसिकली ऑर्डर कर देता है अपनी आर्मी को। किंग ऑर्डर्स दी आर्मी। ये सिचुएशन देखते हुए कि शहर के अंदर हालात खराब हो रहे हैं, किंग ऑर्डर्स दी आर्मी टू एंटर, कि भैया शहर में आओ, टू एंटर एंड किल दीज पीपल, इनको मार दो, किल दीज पीपल। ये वो इंसिडेंट है जो यहां पर मैं आपको फर्स्ट जगह पे बता रहा था। ये है वो इंसिडेंट जिसके बारे में मैं आपसे यहां पर बात कर रहा था। याद आ रहा है? ठीक है।
तो वही मैं कह रहा था आपसे कि ये फर्स्ट पार्ट अपना यहां पर आज पूरा हो गया, जहां हम लोग ने देखा कि 14 जुलाई 1789 इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, वो हादसा उसी दिन क्यों हुआ, कैसे कैसे धीमे धीमे माहौल बनता चला गया, और फाइनली फिर 17, जो बात मैं आपसे कह रहा था कि प्री 14 जुलाई 1789 से पहले क्या हुआ, वो जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आज, ये सब प्री 14 जुलाई की कहानी थी। किस तरह से कहानी बनती चली गई, आई होप आप समझते चले गए होंगे। और फिर फाइनली यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर ये जो है सारे इंसिडेंट, सारे इवेंट्स होते हैं। 1789 को ये भयानक इंसिडेंट हुआ, एंड आई एम श्योर नाउ यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द रीजन कि ये इंसिडेंट यहां पर क्यों होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो ये हमारा यहां पर फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है, और इस लेक्चर में आज हम लोगों ने जितना पढ़ा, आई होप इसको आप लोग जाइए, इसको रिवाइज करिए, इसके नोट्स बनाइए, और जिस तरह से मैंने पढ़ाया है ये फ्लो चार्ट में आपके, अगर आप फ्लो चार्ट बना लोगे ना तो दिमाग में वो पिक्चर तैयार हो जाएगी। जैसे जाते हो फिर आके अपने दोस्त को बताते हो कह रहे यार राहुल आज तो ऐसा देख के आए पिक्चर में, तो पिक्चर याद हो जाती है ना, तो बस समझ लो ऐसे ही पिक्चर आज मैंने दिखाई है, ये पिक्चर याद कर लो। लिख तो लोगे ही भाई, टीचर हूं, टीचर से सीखो कि आसान करो अपनी चीज। वही बात हो जाती, मैं भी लेके आ जाता आपको स्लाइड्स और फिर उसका अंडरलाइन कराने लगता, पूरा पूरा चैप्टर पढ़ो भाई, वो सब चीजें क्या फायदा, वो तो आप भी कर सकते हो। यू हैव द बुक, यू हैव द गाइड, यू हैव द इंटरनेट, एवरीथिंग इज देयर, व्हाई आर यू कमिंग टू मी। मैं आपकी चीजों को आसान करूंगा। टीचर इज अ गाइड, टीचर इज अ कोच। मैं कोच हूं आपका, एक कोच होता है ना, क्रिकेट टीम का कोच है, तो कोच आपको बताता है कि बेटा बैट कैसे पकड़ना है, शॉट्स तो आप ग्राउंड में आके खुद मारोगे, बैडमिंटन खेलते हो रैकेट कैसे पकड़ना है कोच बताएगा, लेकिन जब खेलोगे तो वो आपको खुद ही ताकत लगानी पड़ेगी। सेम है, आई एम कैन टेल यू हाउ टू स्टडी, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, एनसीईआरटी को आसान कैसे बनाना है, ये चीजें मैं आपको यहां पर सिखाया हूं। और बाकी कहानी आपने सुन लिया, यही चीजें आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बस मैंने आपको अच्छे से कहानी के रूप में अरेंज कर दिया चीजों को। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर हम लोग मिलेंगे यहां पर, और जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो इसी का पार्ट 2 होगा, जहां हम लोग पोस्ट 14 जुलाई की कहानी को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, दिस विल बी द सिनारियो। ये हमारा यहां पर अगला टॉपिक होने वाला है। समझ में आ गया? पोस्ट 14 जुलाई 1789। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। डीएचए आपको जाएगा, डीएचए आप देखिए, उसको सॉल्व करिए, नेक्स्ट डे मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, चलिए ओके, फिर मिलते हैं।